नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवतार किशन और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे डेटाबेसेस जो कि एनसीबीआई पे अवेलेबल हैं, ठीक है? मतलब ऐसे डेटाबेसेस की हम बात करेंगे जिनको एनसीबीआई ने बनाया है और एनसीबीआई उनको मेंटेन करके रखती है। तो भाई दिस इज पार्ट 6 ऑफ दिस यूनिट, ठीक है, जो चल रही है हमारी। और इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन टोटली हिंदी में होने वाला है, तो खास करके उन यूज़र्स को बेनिफिट होगा जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को जनरली हिंदी में समझना चाहते हैं। एंड दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय जी एकेडमी, ठीक है। ये है जी एकेडमी चैनल का एड्रेस। आप यहाँ पे जाके सीधा जी एकेडमी की वीडियोस एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर भी करना और चैनल सब्सक्राइब भी करना। अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो भाई आज की इस वीडियो में जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि डेटाबेसेस के बारे में बात करेंगे, ऐसे डेटाबेसेस जो एनसीबीआई ने प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है। मतलब एनसीबीआई एक इंटरफेस है। एनसीबीआई के अंदर कौन कौन से डेटाबेसेस हैं जनरली जिसमें एनसीबीआई का हाथ है, जो एनसीबीआई मेंटेन करता है, ठीक है। तो ऐसे डेटाबेसेस के बारे में ही आज की वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। वैसे तो दोस्तों आपको बताऊं, डेटाबेस तो एनसीबीआई में बहुत सारे हैं, ठीक है। एनसीबीआई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा, ठीक है। बहुत सारे डेटाबेस है उसमें, बहुत सारे। तो जनरली इस वीडियो में हम उन डेटाबेसेस की बात करेंगे, ठीक है, जो पॉपुलर हैं, जाने माने हैं और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो एनसीबीआई के अंदर जैसे मैंने बताया बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, तो हम उन डेटाबेसेस की बात करेंगे जो जाने माने हैं, जो मोस्ट पॉपुलर हैं, जो कैटेगराइज्ड है एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, ठीक है। तो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन आप सबको पता ही होगा, ठीक है। तो जो डेटाबेसेस है उसको क्लासिफाई कर रखा है एज अ डेटाबेस के अंदर, मतलब एनसीबीआई डेटाबेस के अंदर अलग अलग जितने भी डेटाबेस हैं उनको एक तरीके का क्लासिफिकेशन दे रखा है कि कौन कौन सा डेटाबेस किस टाइप का डेटाबेस है, दूसरा कौन से टाइप का है, ठीक है। तो उसमें से एक है पहला कौन सा, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में दोस्तों हमारे जितने भी न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो सारी की सारी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में मिलेंगी, ठीक है। डीएनए आरएनए से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी डेटाबेस लिंक है इससे, वो सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस में आपको मिल जाएगी। और न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस एक स्पेसिफिक डेटाबेस नहीं है, ये भी एक तरीके का क्या है, कलेक्शन है और कई सारे डेटाबेसेस का। बट वो जो कलेक्शन होगा वो कौन सा कलेक्शन होगा, वो सारा कलेक्शन होगा, वो सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से ही रिलेटेड होंगे, जितने भी डेटाबेस होंगे मतलब न्यूक्लियोटाइड से ही रिलेटेड होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे तरीके का जो डेटाबेस देखा जा सकता, दूसरे कैटेगरी जो जा सकती है डेटाबेसेस की, वो है लिटरेचर डेटाबेस। लिटरेचर डेटाबेस में हमारी कई सारे एब्स्ट्रैक्ट साइटेशन बुक्स, लिटरेचर पढ़ने का सामान, जैसे कि सीधा सीधा अगर बोलूँ तो लिटरेचर से रिलेटेड जितना भी सामान हो हमारा, वो सारा कहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें, लिटरेचर डेटाबेस में। पीएमडी, पबमेड, पबमेड सेंट्रल, पीएमसी सॉरी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, तो ये सारे डेटाबेस क्या किस में आते हैं भाई, लिटरेचर डेटाबेस में आते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट साइटेशन, जर्नल्स, बुक्स, थ्योरी पेपर्स, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल सकती हैं लिटरेचर डेटाबेसेस में। ये भी क्या है, कलेक्शन है डेटाबेसेस का, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, हम टाइप की बात कर रहे हैं कि इस टाइप के डेटाबेसेस हमारे एनसीबीआई में हैं, ठीक है। तीसरा है भाई प्रोटीन डेटाबेसेस। प्रोटीन डेटाबेसेस में जनरली हमारे प्रोटीन के सीक्वेंस होंगे, ठीक है। जब ट्रांसलेटेड प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो सारे प्रोटीन्स ही होते हैं जनरली, ठीक है। तो प्रोटीन डेटाबेस में प्रोटीन सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस व्यूअर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारे डेटाबेसेस किस में अवेलेबल हो जाएंगे, प्रोटीन डेटाबेसेस में। मतलब प्रोटीन से लिंक जितनी भी चीज़ें हैं एनसीबीआई के अंदर, वो सारे प्रोटीन डेटाबेस में ही अवेलेबल होंगी, ठीक है।
और इनमें भी कई सारे डेटाबेसेस और हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे कि ए वन बाय वन करके, ठीक है। अगला है जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस। तो भाई जीन एक्सप्रेशन डेटाबेसेस भी एक तरीके का डेटाबेस ही कह सकते हो। इसमें जो इंफॉर्मेशंस होती है ना हमारी, अलग अलग जीन की होती है, जो कि सिंथेसाइज्ड होती है, मतलब इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन विच इज यूज टू सिंथेसाइज द फंक्शनल जीन प्रोडक्ट, ठीक है। फंक्शनल जीन प्रोडक्ट को जो क्या कर सके, सिंथेसाइज कर सके, ठीक है, सिंथेसिस कर सके उनके प्रोडक्ट का। तो जीन एक्सप्रेशन डेटाबेसेस, इसके अंदर हमारे जीईओ आता है, जीन एक्सप्रेशन ओमनिबस, एक दो और भी आते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर कौन सा है, जीईओ, जीन एक्सप्रेशन ओमनिबस। दोबारा रिपीट कर दूं, जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो जीन से रिलेटेड होती है, ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो जीन से रिलेटेड होती है, और उसको इस्तेमाल किया जाता है सिंथेसिस के लिए, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की। अगला है स्ट्रक्चरल डेटाबेस। स्ट्रक्चर डेटाबेस भी एक तरीके का डेटाबेस माना जाता है, जो कि एनसीबीआई के अंदर है, ठीक है। बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होते हैं भाई, मैक्रोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर हो सकते हैं या माइक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो सकते हैं, है ना। तो मैक्रोमोलिक्यूलर माइक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स बड़े बड़े, है ना। तो ये सारे क्या है, स्ट्रक्चर डेटाबेस एक रिपोजिटरी है स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं हमारे। थ्री डी स्ट्रक्चर्स जनरली हम गिनते हैं इसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर्स बोले तो थ्री डी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बहुत पॉपुलर स्ट्रक्चरल डेटाबेस है, बट वो एनसीबीआई का नहीं है, दैट इज पीडीबी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर डेटाबेस जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कौन सा है, पीडीबी, प्रोटीन डेटा बैंक, बट वो एनसीबीआई का नहीं है, ठीक है। एनसीबीआई का भी है, बट एनसीबीआई का इतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डेटाबेस भी एक तरीके का डेटाबेस है एनसीबीआई के अंदर। और नेक्स्ट है केमिकल डेटाबेस। केमिकल डेटाबेस में हमारे सारे केमिकल कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपाउंड जनरली ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पॉपुलर है जो पबकेम है, पबकेम, ठीक है। मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है लाइगैंड, अगर आपको चाहिए किसी चीज़ का स्ट्रक्चर चाहिए, इनहिबिटर चाहिए, सारे केमिकल्स कहाँ मिल जाएंगे, केमिकल डेटाबेस में, ठीक है। कंपाउंड्स मिल जाएंगे, तो सबसे पॉपुलर है केमिकल डेटाबेस का पबकेम, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का डेटाबेस है जो एनसीबीआई ने बनाया और एनसीबीआई इसको मेंटेन भी करके रखती है, ठीक है। और भी कई सारे अलग अलग डेटाबेस हैं, अदर डेटाबेसेस हैं, ओ एम आई एम, ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन, ओ एम आई ए भी है, ठीक है, ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन एनिमल। और भी ऐसे डेटाबेसेस है जो इन डेटाबेसेस से हटके अलग है, ठीक है। इन डेटाबेसेस से हटके जो अलग डेटाबेसेस हैं वो सारे किसमें, अदर डेटाबेसेस में, एक तरीके से हमने क्लासिफाई कर दिया इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में भाई, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस के बारे में। न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस, अब जैसे कि मैंने बोला, ये वीडियोस बहुत थोड़ी बारीकी से हम समझेंगे एक एक चीज़ों को। तो बेसिकली एनसीबीआई के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस हमारे प्रेजेंट हैं उनके बारे में हम देखेंगे, फिर एक एक करके उन डेटाबेसेस को भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक डेटाबेस। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के अंदर जनरली प्राइमरी सीक्वेंस होते हैं, मतलब प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस भी कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के अंदर जनरली हमारे क्या है, सीक्वेंस से ही डील करते हैं, सबसे ज़्यादा सीक्वेंस से ही डील करते हैं। बाकी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन भी उसके द्वारा ली जा सकती है, और भी कई सारे एल्गोरिदम्स, फिल्टर्स, थ्योरी लगा के, ठीक है, और भी कई सारी मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें लगा के उससे सेकेंडरी चीज़ें भी ली जा सकती है, इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस एनसी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस को हम कंसीडर क्या करते हैं, प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस, ठीक है, क्योंकि इसमें जनरली हमारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और सीक्वेंस एक तरीके का हमारा प्राइमरी डेटा होता है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस प्रेजेंट इन एनसीबीआई आर जनरली, तो हम नाम पढ़ेंगे बेसिकली न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस हैं जो एनसीबीआई में, वो कौन कौन से हैं, और उनको भी आने वाली स्लाइड्स में, वीडियोस में हम एक एक करके सबको डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है जैन बैंक। जैन बैंक को इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, ठीक है।
एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कह सकते हो आप इसे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, 1992 में एनसीबीआई ने इसका ठेका ले लिया था मेंटेन करने का चेन बैंक को। और जब से चेन बैंक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बस आपको एक कंप्यूटर चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आप सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। और कई सारे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, कई सारे लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। उनसे अपनी अपनी रिसर्च में, कहने का मतलब, एनालिसिस करते हैं इस इंफॉर्मेशन को। तो जेन बैंक एक मोस्ट पॉपुलर न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है, ठीक है। दूसरा है एंट्रेस जीनोम्स। एंट्रेस जीनोम्स भी भाई एक तरीके का ये कह सकते हो कि इसमें ना जीनोम्स हैं, कौन से, कंप्लीटली सीक्वेंस्ड जीनोम, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ ह्यूमन का था, तो ह्यूमन के लिए एचजीपी प्रोजेक्ट चलाया गया था, मतलब पूरे ह्यूमन जीनोम को क्या करा गया था, सीक्वेंस किया गया था। तो पूरा ह्यूमन का क्या है, जीनोम है। तो अलग अलग स्पीशीज के जो जीनोम्स होंगे और उनका जो डेटाबेस है वो कौन सा है, एंट्रेस डेटाबेस नाम दिया गया है। तो इसमें करीबन करीबन आई गेस 3,000 कंप्लीटली सीक्वेंस्ड ऑर्गेनिजम्स के क्या है, जीनोम है। 3K मतलब 3,000, ठीक है। तो एंट्रेस जीनोम्स एक तरीके से एंट्रेस से लिंक है, तो इसीलिए इसका नाम एंट्रेस जीनोम्स पड़ा है, ठीक है। तो कंप्लीटली सीक्वेंस जीनोम है इस डेटाबेस के अंदर, ठीक है। एंट्रेस जीन, तो जैसे कि नाम भी आ रहा है एंट्रेस, एंट्रेस मतलब ये एंट्रेस, मतलब एंट्रेस डेटाबेस से लिंक है। मतलब एंट्रेस क्या था, डेटाबेस रिट्रीवल सिस्टम था, एनसीबीआई ने जो बना रखा था उससे भी लिंक कर रखा है बेसिकली। अगर आप सीधा एक्सेस नहीं कर सकते जीन डेटाबेस को, तो एंट्रेस के द्वारा भी उसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो एंट्रेस जीन के अंदर क्या है भाई, जीन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है इनमें, इसके अंदर, ठीक है। जो एंट्रेस जीन डेटाबेस है इसके अंदर क्या है, जीन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, अलग अलग स्पीशीज की, ठीक है। तो ये है एंट्रेस जीन डेटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है यूनिजीन डेटाबेस, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस क्या था, कलेक्शन है कई सारे न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड डेटाबेसेस का। इसी तरीके से यूनिजीन है, यूनिजीन किसका है, डेटाबेस है ट्रांसक्रिप्टोम का, ठीक है। ट्रांसक्रिप्टोम मतलब भाई ये होता है कि आरएनए से रिलेटेड प्रोडक्ट, मतलब मॉलिक्यूल जितने हैं आरएनए, सेट बोल सकते हो आरएनए का, ठीक है। सेट ऑफ आरएनए। बट ट्रांसक्रिप्शन किसे बोलते हैं भाई, डीएनए से आरएनए को ही तो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्टोम क्या होंगे, सेट हो जाएगा एक तरीके का आरएनए का, ठीक है। तो ये बोल सकते हो। तो प्रो ईएसटी मतलब, प्रो ईएसटी का मतलब होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, मतलब प्रोटीन, प्रो का मतलब क्या है, प्रोटीन, ठीक है। तो इसकी बेसिकली जो फुल फॉर्म है, प्रोटीन मैचेस टू एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ठीक है। ये किससे, यूनिजीन से भी क्या है, लिंक है, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको डिटेल वीडियो में, तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बस ये समझना है ये यूनिजीन से क्या है भाई, लिंक है, ठीक है। DBMHC, तो भाई डेटाबेस ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दोबारा बोल दो, डेटाबेस ऑफ या डेटाबेस फॉर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जनरली जो सॉरी जीनोम नहीं, एंटीजेंस जो होते हैं ना, ये एंटीजेन से रिलेटेड डेटाबेस है। इससे एंटीजेन से रिलेटेड डेटाबेस है, ठीक है। तो DBMHC एक एंटीजेन कह सकते हो, एंटीजेन डेटाबेस, ठीक है। तो एंटीजेन से रिलेटेड डेटाबेस है, ठीक है। इस चीज को समझना है। डेटाबेस ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये ऐसा डेटाबेस है जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का, इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड पे जो सिंगल सिंगल म्यूटेशंस होती हैं उनके बारे में जनरली जो डिटेल्स होती है, तो बेसिकली ये सारे किससे लिंक है, न्यूक्लियोटाइड से लिंक है हमारे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से ही लिंक है, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं भाई रेफसेक, मतलब रेफरेंस सीक्वेंस, ठीक है। रेफसेक भी एक मोस्ट पॉपुलर माना जाता है एनसीबीआई के अंदर डेटाबेस, जो कि न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस ही है हमारा, ठीक है।
अब ये कलेक्शन है कई सारे नॉन रिडंडेंट डेटाबेस का, किसका? नॉन रिडंडेंट डेटाबेसेस का, या नॉन रिडंडेंट सेट का बोल सकते हो, ठीक है। किसके सेट? जो प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड के हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, रेफसेक एक्चुअली में है क्या? नॉन रिडंडेंट सेट है, ठीक है। नॉन रिडंडेंट, नॉन रिडंडेंट का मतलब इसमें जो रिपीटिशन है ना वो नहीं है, ठीक है। अगर नॉन रिडंडेंट बोला गया है कहीं तो उसका मतलब क्या है? कैटेगराइज्ड बाय नॉन रिपीटिशन, नो रिपीटिशन, ठीक है। समझ पा रहे हो आप? अगर बोला गया है रिडंडेंट, तो रिडंडेंट का मतलब कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटिशन, ठीक है। तो बेसिकली सेट है नॉन रिडंडेंट, ठीक है। सेट है कलेक्शन ऑफ नॉन रिडंडेंट सेट, किस किस का? न्यूक्लियोटाइड का और प्रोटीन का, ठीक है। तो बेसिकली ये भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के अंदर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे। अगला है दोस्तों हमारा एविडेंस व्यूअर। ये भी एक तरीके का क्या है? व्यूअर है, व्यू करते हैं इसमें कई सारी चीजें, ठीक है। तो एविडेंस व्यूअर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगला है मैप व्यूअर, ठीक है। इसके अंदर जनरली हम एंट्रॉन, एक्सॉन्स, एनोटेशंस वगैरह विजुअलाइज करते हैं। तो ये भी क्या है? एक टूल है ये, ठीक है। लेकिन इसको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। तो इसको भी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के अंदर ही इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। ऐसा मैंने नहीं करा, बट बुक्स में लिखा हुआ है ऐसा, इसलिए कहीं आप बोलो कि भाई सर ने किया है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको कंसीडर कर रखा है कि भाई ये न्यूक्लियोटाइड, अब जाहिर सी बात है न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड चीज़ों को ही विजुअलाइज करने में यूज होता है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस की कैटेगरी में डाल दिया गया है, ठीक है। अगला है भाई होमोलोजीन। होमोलोजीन क्या होती है भाई? होमोलूक्स का डिटेक्शन होता है ना ऑटोमेटिक, ये ऐसा डेटाबेस है इसमें ऑटोमेटेड डिटेक्शन ऑफ होमोलॉग्स, ठीक है। ऑटोमेटेड, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ होमोलॉग्स, ठीक है। तो होमोलोजीन मतलब ऑटोमेटेड डिटेक्शन ऑफ होमोलॉग्स, होमोलॉग्स जीन्स के बारे में, ठीक है। जीन से रिलेटेड डेटाबेस है, कहने का ये मतलब है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कैंसर क्रोमोसोम। कैंसर क्रोमोसोम भी एक तरीके का क्या है? डेटाबेस है, जहाँ पे कैंसर से रिलेटेड जितने भी क्रोमोसोम है डिफेक्टिव, उनके बारे में डिटेल्स है। इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जैन बैंक के बारे में, ठीक है। तो जो मोस्ट पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एनसीबीआई के अंदर जो डेटाबेस है वो, ठीक है। तो जैन बैंक के बारे में बात करते हैं। एनसीबीआई का प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस है, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या है? प्राइमरी सीक्वेंस, जैसे कि मैंने बताया था आपको अभी पहले कि सीक्वेंस कहीं भी आ जाते हैं, तो सीक्वेंस एक्चुअली में क्या होता है? 2D सीक्वेंस होता है, 2 डायमेंशनल होते हैं। और 2 डायमेंशनल जनरली जो डेटा ज़्यादातर होता है वो क्या होता है? प्राइमरी डेटा होता है। सीक्वेंस मतलब क्या? ATGC यही तो होगा, या तो AUGC, यूरेसिल हो जाएगा थायमिन की जगह। तो ये सारे क्या है? प्राइमरी डेटा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से आते हैं, अलग अलग टेक्निक लगा के आते हैं, ठीक है। प्राइमरी डेटा आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है जनरली, ठीक है। तो प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस है। और 1992 में एनसीबीआई को मेंटेन करने का ठेका, मतलब जैन बैंक को मेंटेन करने का ठेका किसने लिया था? एनसीबीआई ने ले लिया था 1992 में। उससे पहले ये इंडिपेंडेंट डेटाबेस था एक, ठीक है, जैन बैंक। तो 1992 के बाद एनसीबीआई से लिंक हो गया और एनसीबीआई ने इसका ठेका ले लिया कि भाई हम इसे मेंटेन करके रखेंगे, इसको, जैन बैंक को, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव है, पब्लिक डेटाबेस है, किसका? न्यूक्लियोटाइड का, जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस का ही पार्ट है ये, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब इसके अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन है, किससे? न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड भी, ठीक है, और डिटेल में है, ठीक है। और ये पब्लिक डेटाबेस है, मतलब हर एक आदमी इसको एक्सेस कर सकता है, बस उसे एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। अगर वो इंटरेस्टेड है या तो रिसर्च कर रहा है किसी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पे, किसी भी चीज़ पे, जनरली न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड है, तो उसके लिए बहुत कमाल की चीज़ है जैन बैंक, ठीक है। बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है, ठीक है, कह सकते हो। तो कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक डेटाबेस है, पब्लिक के लिए बनाया गया है,
जिसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। ठीक है। बिब्लियोग्राफिक एंड बायोलॉजिकल एनोटेशंस भी सपोर्ट करता है। जैसे कि आप सीक्वेंस आपने खोला, ठीक है, तो सीक्वेंस पे अलग अलग इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एनोटेशंस ऐड हो रखे होंगे। ठीक है। इससे रिलेटेड थोड़े थोड़े लिंक्स भी प्रोवाइड होगी आपको कि भाई इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस लिंक पे इस जीन के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल मतलब एक्सप्लोर होगी। इस पे क्लिक करोगे, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो भाई और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको इस जीन से रिलेटेड क्या होगी, डिस्प्ले हो रही होगी। तो ये बायोलॉजिकल एनोटेशंस हैं। ठीक है। बिब्लियोग्राफी भी उनके बारे में रिसर्च पेपर वगैरह और भी कई सारी चीज़ें, साइंटिफिक जर्नल उस जीन या किसी भी चीज़ से मतलब जो कि न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है। वर्ल्ड वाइडली अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट ओवर द इंटरनेट विया एफटीपी। एफटीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा इंफॉर्मेशन शेयर होती है यहाँ पे। ठीक है। तो एफटीपी यूज़ करता है जनरली एनसीबीआई। ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है। ओवर द इंटरनेट एनसीबीआई ने बनाया है। ठीक है। मतलब एनसीबीआई ने मेंटेन कर रखा है, जैन बैंक को कह सकते हो। अब क्या है, इसको बनाया गया है किस किन के द्वारा, जब इसकी स्टार्टिंग में, अब इस डेटाबेस की जरूरत कहने का मतलब क्यों पड़ी, सीधा सीधा ये जवाब है इसका, इस आंसर में, कि भाई इस डेटाबेस को जिन लोगों ने बनाया वो बना कैसे है, इसकी स्थापना कैसे हुई है। ठीक है। जो डेटा अलग अलग ऑथर्स ने, ठीक है, सबमिट करा है कहाँ पे, जैन बैंक में डेटाबेस में सबमिट करा है। एक्सपेंस सीक्वेंस टैग डेटा हो सकता है वो। ठीक है। जीनोम सीक्वेंस सर्वे से वो डेटा हो सकता है। और भी कई सारे अलग अलग डेटा हो सकते हैं, हाई थ्रूपुट एनालिसिस से वो डेटा आ सकता है। तो इस तरीके के जितने भी डेटा थे, ठीक है, वो सारे किसमें, डेटाबेस में स्टोर कर दिए गए। और जो डेटाबेस में स्टोर कर दिए गए तो फिर उससे किसकी स्थापना हो गई, जैन बैंक की स्थापना हो गई। ठीक है। और जैन बैंक INSD का भी पार्ट है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा नीचे। ठीक है। तो हाई थ्रूपुट टेक्निक जनरली एक टेक्निक होती है, मैं पढ़ाऊंगा कीमो इन्फॉर्मेटिक्स में भी। ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा निकलता है। ठीक है। अलग अलग सीक्वेंसिंग सेंटर में जनरली बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं, वहाँ से निकलता है हाई थ्रूपुट डेटा हमारा। ठीक है। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो जैन बैंक, ठीक है, किसका पार्ट है जैन बैंक, एनसीबीआई का। ठीक है, भूलना नहीं। ईएमबीएल किसका पार्ट है, ईबीआई का, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। ईएमबीएल की फुल फॉर्म बता दो दोस्तों आपको, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। ठीक है। ये किसका है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है जैन बैंक, ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है। ठीक है। तीसरा है डीडीबीजे, ये भी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है, बट ये स्पेसिफिक है डीएनए के लिए। ठीक है। लेकिन डीएनए भी तो न्यूक्लियोटाइड में ही आता है ना, तो वही चीज़ है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैन बैंक अपनी इंफॉर्मेशन डीडीबीजे से शेयर कर लेता है। डीडीबीजे भी बोलता है भाई तू भी मेरी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, मना नहीं है। जैन बैंक डीडीबीजे को बोलता है कि भाई तू भी मेरी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। ठीक है। हम मिलके काम करेंगे हम दोनों। इसी तरीके से जैन बैंक और EMBL, ठीक है, यूरोपियन बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी वाला भी बोलता है कि भाई हम दो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है वो इन्फॉर्मेशन कभी कभी यहाँ ना हो, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ है वो कभी कभी इन्फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ ना हो। तो ये दोनों सोचते हैं कि भाई हम एक काम करेंगे, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तेरी तेरी डिस्प्ले करवा दूंगा मैं। जैन बैंक बोलता है कि भाई जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी मैं तेरी डिस्प्ले करवा दूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से दोनों क्या है, इंटरलिंक है। जैन बैंक और डीडीबीजे भी इंटरलिंक है। और इसी तरीके से डीडीबीजे और ईएमबीएल भी क्या है, इंटरलिंक है। डीडीबीजे के पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो ईएमबीएल से ले लेता है, ठीक है, या जैन बैंक से ले लेता है। ठीक है। इस तरीके से ईएमबीएल के पास जो इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड नहीं है तो वो डीडीबीजे से आइसोलेट कर लेता है, और जैन बैंक से सीधा आइसोलेट कर लेता है डायरेक्टली थ्रू एक्सेशन नंबर एंट्री के थ्रू। ठीक है। सीधा लिंक प्रोवाइड करवा देगा। आप तीनों चीज़ों में सर्च परफॉर्म करोगे, मान लो आप जैन बैंक में कोई चीज़ सर्च परफॉर्म करते हो और वो डेटा जैन बैंक में नहीं है, तो वहाँ पे आपको एनसीबीआई पे ही उस चीज़ का लिंक मिल जाएगा, लेकिन वो लिंक किसका होगा, ईबीआई का, ईएमबीएल का। अगर हो सकता है वो डीडीबीजे का भी लिंक हो।
तो इसी तरीके से एक रिजल्ट में आपको, अगर मान लो इस डेटाबेस में, पर्टिकुलर डेटाबेस में वो डेटा नहीं है, तो अलग अलग डेटाबेस से लिंक क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अलग अलग डेटाबेसेस से वो डेटा भी हो सकता है डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, डिपेंड करता है डेटा कितना है। तो ये तीनों INSD बेसिकली बोले तो इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस का हिस्सा है, ठीक है। तो अब INSD के बारे में पढ़ेंगे हम। INSD बेसिकली है क्या, ठीक है। तो INSD क्या है, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस, ठीक है। मेड अप फ्रॉम कंबाइनिंग, मतलब जेनबैंक, DDBJ और EMBL, इन तीनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो एक इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस बन जाता है, ठीक है। माना कि ये जेनबैंक अपने अलग सर्वर पे रन करता है, NCBI के सर्वर पे रन करता है, DDBJ भी अपने अलग सर्वर पे रन करता है, ये EBI के सर्वर पे रन करता है। लेकिन ये तीनों क्या है, INSD का पार्ट है, इंटीग्रेट कर रखा है, कंबाइन कर दे तो इन्हें INSD बन जाता है, ठीक है। अगली चीज, एक कोलाबोरेटिव अप्रोच है, ठीक है, फॉर एक्सचेंजिंग डेटा डेली टू इंश्योर यूनिफॉर्म एंड कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। मतलब एक कांस्टेंट न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। जैसे कि मैंने बताया, कोई चीज बंदा यहाँ पे कोई यूजर सर्च करना चाहता है कुछ चीज, ठीक है, हो सकता है कि वो कभी कभी जैन बैंक में ना हो, तो जैन बैंक थोड़ा डेटा DDBJ से क्या कर लेगा, बोरो कर लेगा। इस तरीके से कभी कभी EMBL से भी कर सकता है वो बोरो थोड़ा डेटा न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड, ठीक है। सेम कहानी EMBL की भी है। EMBL पे अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो कभी कभी वो हो सकता है वो डेटा EMBL में, EBI में मतलब ना मौजूद हो, तो वो थोड़ा डेटा DDBJ से शेयर कर लेगा, मतलब यहाँ से बोरो कर लेगा, इस तरीके से डिस्प्ले कर देगा। तो INSD क्या है, कोलाबोरेटिव अप्रोच है, सब मिलके काम करते हैं डेटाबेस, ठीक है, अलग अलग, बस अलग अलग सर्वर पे रन कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सचेंज करते हैं डेटा टू इंश्योर यूनिफॉर्म एंड कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन कोशिश करते हैं हर एक यूजर को डिस्प्ले कराएं ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिक इन्फॉर्मेशन। यूनिक मतलब एक अलग ही यूनिक इन्फॉर्मेशन जो अच्छी है, यूनिक है, ठीक है। तो INSD के बेसिकली बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों सीक्विन और बैंक IT क्या है बेसिकली, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा। सीक्विन एक सबमिशन टूल है और बैंक IT भी एक सबमिशन टूल है, किसका, NCBI का, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो NCBI के क्या है, सबमिशन टूल है, ठीक है, कौन से, सीक्विन और बैंक IT। और NCBI का पार्ट कौन है, जेन बैंक। मतलब सबमिशन कहाँ पे हो रही है, NCBI में हो रही है। किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, किसी भी सीक्वेंस की सबमिशन कहाँ से होगी, सीक्वेंस या बैंक IT से। वो कहाँ पे हो रही हो, NCBI में, ठीक है। और NCBI में अगर न्यूक्लियोटाइड, मान लो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जमा हुआ है तो वो जेन बैंक में जाएगा सीधा, ठीक है। इसी प्रकार सबमिशन अगर होती है कहाँ पे, CIB क्या है, सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन बायोलॉजी, ये genome.jp पे अवेलेबल मिल जाएगा आपको, सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन बायोलॉजी, ठीक है। सबमिशन करा किसी ने न्यूक्लियोटाइड डेटा का, कहाँ पे, CIB पे, और CIB से वो डेटा कहाँ जाएगा, DDBJ पे। DDBJ बोले तो DNA डेटा बैंक ऑफ जापान, मोस्ट पॉपुलर DNA डेटाबेस है एक, ठीक है। और हर बायोइन्फॉर्मेटिशियंस, बायोटेक्नोलॉजिस्ट को ये पता होगा इसके बारे में, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली सबमिशन कहाँ पे हो रहा है, EBI में। EBI बोले तो यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। कोई भी न्यूक्लियोटाइड या सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड EBI में क्या होता है, सबमिट होता है, तो वो कहाँ जाता है, EMBL में, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है, EMBL में जाता है। तो जा तो भाई न्यूक्लियोटाइड डेटा रहा है, यहाँ से भी न्यूक्लियोटाइड का ही डेटा जा रहा है, यहाँ से भी न्यूक्लियोटाइड का ही डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये इन इन इंटरफेस पे आ गया है, मतलब कहने का मतलब ये स्पेसिफिक डेटाबेस है न्यूक्लियोटाइड के अलग अलग सर्वर पे, ठीक है। अब इन तीनों को एक तरीके से क्या कर दिया हमने,
लिंक कर दिया, ठीक है। मतलब जैसे भी मैंने पीछे की फिगर में आपको समझाया ना, सारी इंफॉर्मेशन इन तीनों के बीच में क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, INSD। समझ पा रहे हो दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस एक यूनिफॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और सारी इंफॉर्मेशन वो यूनिक होती है, ठीक है। एक्चुअली वो बोरो करते हैं, कभी कभी इंफॉर्मेशन जेन बैंक में प्रेजेंट नहीं है तो EMBL से बोरो कर ली, EMBL में प्रेजेंट नहीं है तो DDBJ से बोरो कर ली। इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई वही 3 काम कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा आपको, अगर आपने इससे कुछ सीखा तो कर ही देना। अगर आप इससे कुछ नहीं सीखे और आपको मज़ा नहीं आया तो डिसलाइक कर देना भाई, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी इन डेटाबेसेस की ही बात करेंगे, बेसिकली हम न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस की, ठीक है। तो जब तक के लिए ध्यान रखना भाई, स्टे सेफ फ्रॉम कोविड 19, ठीक है।